हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में वी स्टडीड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मोलर मास के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमने ये भी पढ़ लिया एवोगैड्रोस लॉ। क्या उसमें क्या था कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या वॉल्यूम ऑफ 1 mole of any gas is equal to 22.4 लीटर। ठीक है, मतलब कि कोई भी गैस है 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, हाँ, आपका पता है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, या फिर 22.4 लीटर अगर आपका वॉल्यूम है तो इसका मतलब वो Na मॉलिक्यूल्स के बराबर है या फिर वो 1 मोल के बराबर है। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास देखा था, ऐसे फॉर्मूला मास होता है। तो आपको ज्यादा फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जैसे अब क्या है, जैसे कि CH3 COOH, जैसे इसका अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे, 12 प्लस 3 into 1 3 प्लस 12 प्लस 16 और 16 32 प्लस 1। ठीक है, तो ये 12 और 12 24 24 और 3 27 27 प्लस 1 28 20 12 24 24 प्लस 3 27 27 प्लस 1 28 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक, ऐसे अगर आप NaCl का निकालो या फिर आप KCl का निकालो, ठीक है, तो आपका NaCl का कितना हो जाएगा 23 प्लस 35.5 है ना, इसका 39 प्लस 35.5। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, इनके जो मास होता है उसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला मास। ठीक है, अब चीज वही है, ये आपका क्या, इसका जो निकाला वो हमने मॉलिक्यूलर मास बोला, इसका जो हमने निकाला वो फॉर्मूला मास बोला, बट यू कैन आल्सो कॉल इट मॉलिक्यूलर मास। व्हाई फॉर्मूला मास, बिकॉज Na एक आयन ही हो गया, एक ये आयन ही हो गया, Na और Cl, NaCl आयनिक कंपाउंड्स ऑफ 2 एटम्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड से कितने एटम्स का है, 2 एटम्स का है, Na और Cl। दूसरा वाला किसका है, K और Cl का। तो यहाँ पे इसको बस हमने क्या बोल दिया, फॉर्मूला मास बोल दिया बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते थे सेम वैसे ही फॉर्मूला मास भी निकाला जाएगा, और मोलर मास तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, लेट अस डिस्कस। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला, देखो जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो अब इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले, इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले एक हम पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जैसे कि हमने बोला आपसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, तो जब हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C6H6, है ना। अच्छा, सेकंड, अगर हम बोले इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, आप क्या लिखेंगे, C2H6, C2H6। ठीक है, अच्छा, ये क्या हुआ आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर, क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स present in a compound, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ
कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन, ठीक है, जैसे कि बेंजीन में क्या है, अब यहां से हमें पता चल गया बेंजीन में कितने कार्बन के एटम है 6 और हाइड्रोजन के कितने हैं 6। इथेन में कार्बन के कितने एटम्स है 2 और हाइड्रोजन के कितने हैं 6। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा H2SO4, ठीक है, कार्बन के हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या फिर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, बेसिकली कंपाउंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड ये अलग अलग एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक। अब इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, द रेशियो इन विच different atoms are present in a compound, और ये रेशियो होल नंबर में होना चाहिए, जैसे बेंजीन, C6H6 से रेशियो क्या है 6/6, क्या हो जाएगा 1:1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या हो जाएगा CH, ठीक है। अच्छा, इथेन का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, क्योंकि 2/6। तो इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड का देखो 1:2:4 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 है ना, सबसे छोटे वाले से डिवाइड करो, हमेशा याद रखो। तो H2SO4 का तो वही रहेगा क्या H2SO4, यहाँ पे रेशियो 1:1 है, 1:3 है, ये 2:1:4 है, ठीक है। तो जो हमें रेशियो निकालना है, कैसे निकालना है, जो सबसे छोटा वाले नंबर ऑफ एटम है उसी से सबको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि रेशियो कैसे आएगा, होल नंबर में आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या, द रेशियो इन विच डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। वो रेशियो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो रेशियो रिप्रेजेंट करता है जिसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है इन अ कंपाउंड, ठीक है। CH 1:1 का रेशियो, 1:3 का रेशियो, 2:1:4 का रेशियो। तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ होता है, और हमें क्या निकालना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है। तो देखो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब कई बार हमें इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ होता है और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है, ठीक है। अभी ऐसे देखते हैं, जैसे कि सपोज एक कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, क्या है, कोई कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH, ठीक। और उसका मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना है 26, ठीक। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड, कंपाउंड बताओ ये कौन सा है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड। अब हमें इसमें क्या बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक। तो मोलर मास हमें पता है। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला हमें पता है CH है, तो इंपेरिकल मास निकाल लो, क्या निकाल लो, इंपेरिकल मास 12 + 1 13। तो क्या इंपेरिकल मास आपका कितना हो गया 12 + 1 कितना हो गया आपका 13 ग्राम में ले लो। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में, अगर यूनिफाइड में दे रखा है तो यूनिफाइड में, ठीक है। तो आपका इंपेरिकल मास कितना हो गया 13 हो गया, ठीक। अब एक टर्म होगा A इज इक्वल टू क्या होता है
ये याद रखना, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, मोलर मास कितना दिया हुआ है हमें 26, और एम्पेरिकल मास हमें कितना दिया हुआ है 13, ठीक है। तो 13 वन 13, 32 26, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इसका मतलब कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है उसमें नीचे A मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और A आपका क्या होता है, मोलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है CH, CH में नीचे 2 मल्टीप्लाई कर, तो नीचे की तरफ होगा हमेशा याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा C2H2, C2H2 मतलब ये क्या हो गया, इथाइन हो गया, क्या हो गया, इथाइन, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है, C2H2, ये हमारा क्या हो गया, इथाइन हो गया। फिर से देखो, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता था CH, मोलर मास पता था 26, हमें क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। तो मोलर मास पता था, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता था, उससे एम्पिरिकल मास निकाल लिया। फिर एक आपका क्या होता है A मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास, तो A 26 अपॉन में 13 2 आ गया। हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला में ये नीचे की साइड A मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था CH, नीचे 2 मल्टीप्लाई करते हो तो C2H2, और आपका कंपाउंड क्या हो गया, इथाइन हो गया। हमारा कंपाउंड क्या हो गया, इथाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक अब एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें कि लगभग 4% क्या है, हाइड्रोजन है, 4% क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा अच्छा, और आपका लगभग 71% हमारी क्या है, क्लोरीन है, क्या है हमारी 71% क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, और हमारा क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन कितना हो गया, लगभग 25% आपका क्या है, कार्बन, ठीक है, 25% हमारा क्या है, कार्बन, ठीक है। 72% क्लोरीन है और 24% अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या है, कार्बन, ठीक है। तो ये हमारा कुछ है। अब इसमें क्या कहा कि हमें इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के बताओ। देखो, एक कंपाउंड है कोई भी जिसमें 4% हाइड्रोजन है, ठीक है, 4% हाइड्रोजन है और 72% क्लोरीन है और 24% हमारा क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन, ठीक है। अब हमें इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बताएंगे, सबसे पहले लेट कंपाउंड बी 100 ग्राम, कितना ग्राम मान लो, 100 ग्राम, कंपाउंड 100 ग्राम हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 4 ग्राम, ठीक है। क्लोरीन हमारा कितना हो गया, 72 ग्राम, और कार्बन हमारा कितना हो गया, 24 ग्राम, क्योंकि भाई 100 ग्राम माना है, 100 ग्राम का 4%, 4 ग्राम। तो हमेशा याद रखना है, जब भी आपको एलिमेंट्स कंपाउंड के परसेंटेज में दे रखे हैं, पहला स्टेप कंपाउंड को आप 100 ग्राम मान लेंगे, तो जो परसेंटेज है वही आपका मास हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन 4% है तो हाइड्रोजन 4 ग्राम हो गया, आपका क्लोरीन 72% है तो क्लोरीन 72 ग्राम हो गया, एंड कार्बन है 24%, तो कार्बन आपका 24 ग्राम। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है,
सिंपल, यहाँ पे पहले एलिमेंट्स लिख लो। एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन। तो लिख लो H, Cl और C। H, Cl एंड C। ठीक, फिर अब इनके सबके मास लिख लो, कितने कितने मास है। मास हाइड्रोजन कितना आया? 4, ठीक है। क्लोरीन आपका कितना है? 72 और कार्बन आपका कितना है? 24। ठीक, अब इनके क्या निकाल लो? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1, तो इसका क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में 1 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 72 अपॉन में 35.5 ये भी लगभग कितना आ जाएगा? 2। ठीक, 24 अपॉन में 12 ये भी आपका कितना आ जाएगा? 2। ठीक, आपके सबके क्या निकल है? नंबर ऑफ मोल्स निकल है। अब आप क्या निकाल लो? रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? रेशियो निकाल लो। अब इसमें सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं? सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं इसमें? देखिए आप, ये तो 4 है, इसका 2 आ रहा है, इसका 2, तो 2 हो गया, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 अपॉन में 2 कितना आ गया? 2। 2 अपॉन में 2 कितना आ गया? 1। फिर से 2 अपॉन में 2 कितना आ गया? 1। तो कार्बन कितना है? 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2। और क्लोरीन कितना है? 1 CH2Cl। ये हमारा क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी कंपाउंड होगा, मतलब मैंने थ्योरी वाला पार्ट नहीं लिखा है, एक कंपाउंड है जिसमें इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट क्लोरीन है, इतने परसेंट कार्बन है। अब आपको इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि कंपाउंड को 100 ग्राम मान लेना है, उसमें जितने परसेंटेज है वही मास में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन 4% था 4 ग्राम, क्लोरीन 72% था 72 ग्राम एंड कार्बन 24% था 24 ग्राम। फिर हमने एक टेबल बना लेंगे एलिमेंट्स की, उनका मास, उनके नंबर ऑफ मोल्स एंड उनका रेशियो से। तो पहले एलिमेंट्स लिख लिए, जो मास थे वो लिख लिए, मोल्स निकाल लिए, ठीक है, फिर उनका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, रेशियो में क्या करेंगे? जो सबसे छोटा, सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? वो आ गया हमारा कि इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2Cl। ठीक, अच्छा आप इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें क्या दिया हुआ होता? इसका मोलर मास पता होता। मान लो इस कंपाउंड का मोलर मास दिया हुआ होता, क्या दिया हुआ होता? मोलर मास दिया हुआ होता। ठीक है, तो हम कैसे निकालते? पहले तो इसका एम्पिरिकल मास निकाल लेते। तो इसका एम्पिरिकल मास कितना है? 12 प्लस 2 प्लस 35.5। ठीक है, तो 14 प्लस 35.5, 14 प्लस 35.5 तो कितना हो जाएगा? 49.5। कितना? 49.5। अब मान लो मोलर मास कितना दे रखा है? 99 दे रखा है। मान लो मोलर मास कितना दे रखा है? 99 दे रखा है। तो हम वैसे ही A निकाल लेंगे। A इज इक्वल टू मोलर मास 99 अपॉन में एम्पिरिकल मास 49.5, तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 49.5 into 2 99। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या था आपका? CH2Cl था, इसमें क्या 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C2H4Cl2, तो डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, C2H4Cl2 ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। सपोज जैसे कुछ भी आपकी परसेंटेज दिया हुआ होता, मान लो नंबर ऑफ मोल्स जो आपके आते, मान लो, ठीक है, इन केस नंबर ऑफ मोल्स जो आपके आते हैं, जैसे कि आपने जब सॉल्व किया, ठीक है, कोई भी कंपाउंड होगा, मान लो नंबर ऑफ मोल्स हमारे जैसे 2 ले लो, कोई भी 2 कंपाउंड ले लो, क्योंकि ये जो हमारे रेशियो होना चाहिए ना, ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए।
अच्छा नंबर ऑफ मोल्स मान लो रेशियो आता, ये 2 आ जाता, ये 1.5 आ जाता और ये 1.5 आ जाता। मान लो रेशियो कुछ ऐसा आता, रेशियो कैसा आता, ये 2 आ जाता, ये 1.5 आ जाता, ये 1.5 आ जाता। ठीक, अब या फिर एक ही कोई आ गया डेसिमल में, कोई भी एक रेशियो आपका डेसिमल में आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डेसिमल वाला नंबर है उसको मिनिमम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो डेसिमल उसका खत्म हो जाए। 1.5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना आ जाएगा, 3। देखो डेसिमल खत्म हो गया, तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब अगर यही कंडीशन होती फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4Cl3। ठीक है, हालांकि ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आएगा, Fe का आएगा, आपका Fe और O का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, किसका आएगा, Fe और O का जब आएगा, ठीक है, तो आपका Fe होगा और O होगा, ठीक है, आयरन और ऑक्सीजन। तो जब आपका जो रेशियो आएगा, ठीक है, तो इसका तो 1 आ जाएगा और ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब इसको हमें सही करना है, 1.5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये 3 हो जाएगा और 1 को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2O3, Fe2O3। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका रेशियो पॉइंट में आ रहा है तो उसको ऐसे मिनिमम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मिनिमम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि आपका होल नंबर में कन्वर्ट जाए। मिनिमम का मतलब, अब इसको मल्टीप्लाई तो हम 5 से भी कर दे हो, मतलब 10 से भी कर दे, या हम मल्टीप्लाई अगर उसको 6 से भी कर दे तो भी आ जाएगा, बट सबसे छोटा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, पहले 1 से ट्राई किया, 1.5 आया, 2, अब मान लो ऐसा होता 1.25 होता। ठीक, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 आएगा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, तो 2.5 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.75 आएगा, लेकिन जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिनिमम 4 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आ रहा है, तो यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, अगर आपका रेशियो पॉइंट्स में आ रहा है तो जो पॉइंट वाला रेशियो है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, मिनिमम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और उसी नंबर से फिर बाकी रेशियोज को भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से वी विल फाइंड अवर एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हम A इक्वल टू मोलर मास, हम एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे, फिर जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला है नीचे की साइड वो A मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट टू नो अवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वी विल गेट टू नो अवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्या नाम है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब एक हम टर्म पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो क्या होता है, कई बार हमारे दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, एक हो गया A और B, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो हमें कोई प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, जैसे A ने मान लो दिया AB2 दिया, AB2 दिया। ठीक, अच्छा, अब कभी कभी एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, कितना होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, अब पहले समझाने दो, देखो क्या समझ में क्या आया, यहाँ पे A और B मिलके AB2 बना रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब, अब ध्यान देना, जब 1A है तो B आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो एक A के साथ हमें 2 B चाहिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, AB2 बन जाएगा। ठीक, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई।
एक ए के साथ हमें कितने बी चाहिए, 2 बी चाहिए, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, Ab2 बन जाएगा। अच्छा अब अगर मान लो हमने कहा कि हाँ भाई आप बनाओ Ab2 बनाओ, चलो ठीक है, और Ab2 कितना बनेगा, एक Ab2 बनेगा, ठीक है, ये 1a के साथ 2b लगे तो 1 Ab2 हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा अब हमने कहा हाँ भाई चलो सब लोग रिएक्शन करो, बताओ कितने Ab2 बनेंगे, तो हमने आपको 10 तो a दे दिए, हाँ, और जो b दे दिए वो कितने दे दिए हमने, 25 आपको b दे दिए, ठीक, 25 हमने क्या दे दिए, b दे दिए, ठीक। अब बैलेंस रिएक्शन को पकड़ के चलो, 1a के साथ कितने b चाहिए थे, 2b चाहिए थे, हमारे पास कितने हैं, 10a है, हमारे पास कितने हैं, 10a है, तो इसका मतलब 10a के साथ कितने b चाहिए, 20b हमें चाहिए, ठीक है। तो 10a के साथ कितने b चाहिए, 20b चाहिए, लेकिन हमारे पास हैं कितने b, 25b है, इसका मतलब 5b एक्स्ट्रा है, हमारे पास 5b क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए, एक देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 भी है ना, देखो एक भी है 1, ये 2 बी को यूज कर लेगा, दूसरा ए है ये भी 2 बी को यूज कर लेगा, तीसरा ए है ये भी 2 बी को यूज कर लेगा, है ना, तो ऐसे 10a 20b को यूज कर लेंगे, तो 5b बचे रह जाएंगे, 5b बचे रह जाएंगे, वो रिएक्ट हो ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रिएक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ए तो सारे खत्म हो गए, हाँ ए सारे खत्म हो गए, अब 5 भी बचे रह गए, है ना, तो क्या लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एक रिएक्टेंट पूरा पूरा यूज्ड अप हो जाता है, ए यहाँ पे क्या हो गया, पूरा पूरा यूज्ड अप हो गया, लेकिन बी क्या रह गया, थोड़ा सा बचा रह गया, तो ए की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाई, और क्यों, अगर ए और होता तो अभी और भी बनता, ए भी बनता, है ना, अगर ए क्योंकि खत्म हो गया इसलिए बी बचा रह गया, तो ए क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो अब कितने बी बन पाए, केवल आपके ए बी कितने बन पाए भाई, 1a था तो 1a भी बन रहा था, अब आपके पास 10a है तो 10ab2 आपके बनेंगे। देखो अब ये तो समझ में आ गया लिमिटिंग रीजन कौन है हमारा, लिमिटिंग रीजन कौन है, ए, क्यों, क्योंकि ए पूरा यूज्ड अप हो गया। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ab2 कितने बनेंगे भाई, तो 1a से कितना ab2 बन रहा था, 1 ab2 बन रहा था, तो 10a आपको कितना ab2 देंगे, 10 ab2 हमें मिल पाएगा, और बाकी आपका क्या अनयूज्ड रह गया, 5 भी आपके क्या रह गए, अनयूज्ड रह गए, 5 भी आपके क्या रह गए, अनयूज्ड रह गए, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या, when two reactants react such that one reactant is used up completely, one reactant क्या हो जाता है, used up हो जाता है completely, and the other reactant remains unused, then the one which is completely used is called limiting reagent। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जनरल लाइफ से, अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें, लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ इट फ्रॉम जनरल लाइफ, सो दैट आपको समझ में आता है, क्या, जैसे कि समझ लो मील है, खाना खाते हैं हम लोग, तो लेट्स टॉक अबाउट वन मील, ठीक है। तो आपने मान लो 4 रोटी 8 रोटी हुई, ठीक है, और 2 बाउल आपकी सब्जी, ठीक, तो आपकी मान लो क्या हो गई, 1 मील हो गई, 4 रोटी और 2 बाउल सब्जी मिलके आपकी 1 मील बन गई, ठीक, ये हमारी 1 मील बन गई है, ठीक। अच्छा अब मान लो मेहमान आए हैं कुछ, अब आपको उनको मील्स देनी है, ठीक, अब हमने आपको दे दी 40 रोटी दे दी, 40 चपाती दे दी, ठीक है, और 15 हमने आपको क्या दे दी, हमने आपको वो सब्जी दे दी, 15 बाउल सब्जी दे दी, ठीक। अब आपसे कहा भाई मील्स लगाओ, चलो लगाते हैं, तो अब हमें क्या है, 4 रोटी के साथ कितनी सब्जी चाहिए, 2 बाउल हमें सब्जी चाहिए, 4 रोटी के साथ हमें कितनी सब्जी चाहिए, 2 बाउल सब्जी चाहिए, तो हमारे पास कितनी रोटी है, 40 रोटी,
तो इसका मतलब 40 रोटी के साथ हमें कितने कटोरी सब्जी चाहिए? 2/4 इंटू 40 है ना, तो कितनी चाहिए? 20 बाउल सब्जी चाहिए। कितनी सब्जी चाहिए? 20 बाउल सब्जी चाहिए। लेकिन है कितनी हमारे पास? 15 बाउल है। अभी देखो पीछे वाले केस में, रुक जाओ, अच्छा वो वाला केस बाद में, क्या 20 बाउल हमें चाहिए लेकिन है कितने? 15 बाउल। तो इसका मतलब कम क्या पड़ रहा है? सब्जी कम पड़ रही है। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया आपका? सब्जी हो गई, बाउल। ठीक है। अच्छा यहीं पे अगर हमारे पास 25 बाउल्स होते, कितने होते? 25 बाउल्स होते। अब 4 चपाती के साथ कितने बाउल सब्जी चाहिए? 20, लेकिन है हमारे पास कितने? 25। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजन अब ये नहीं होता, क्या हो जाता? ये हो जाता है ना, तो रोटी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 40 रोटी के साथ हमें 20 कटोरी सब्जी चाहिए, लेकिन है तो 25, तो इसका मतलब कम क्या पड़ रहा है? रोटी। ठीक, अब क्योंकि ये कितना है आपका? 15 है, और हमें 40 रोटी के साथ कितनी सब्जी चाहिए? 20 कटोरी सब्जी चाहिए, तो लिमिटिंग रीजन क्या हो गया आपके यहाँ पे? सब्जी हो गई। और हमेशा हमें किसको आगे लेके चलना है? लिमिटिंग रीजन को। उसके बाद जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे लिमिटिंग रीजन के हिसाब से करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई आपकी कितनी मील्स तैयार हो पाएंगी? तो 2 बाउल के साथ कितनी मील्स तैयार हो रही है? 1 मील। और हमारे पास है कितने बाउल? 15 बाउल हैं। तो 15 बाउल के साथ कितनी मील्स तैयार होंगी? 1/2 इंटू 15, तो 7.5 प्लेट खाना मिल पाएगा। 7 लोग को पूरा मिलेगा और एक आदमी को आधी प्लेट मिल पाएगी। तो आपका लिमिटिंग रीजन क्या हो गया? ये हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि कितनी रोटी बच जाएंगी, क्योंकि लिमिटिंग रीजन बी है ना, तो बचा हुआ क्या रह जाएगा? रोटी। तो देख लो भाई कितनी रोटी बच जाएंगी। अब 2 कटोरी सब्जी के साथ कितनी रोटी चाहिए? 4 रोटी। तो आपके पास है कितनी कटोरी सब्जी? 15। तो इसका मतलब 15 कटोरी सब्जी के साथ आपको रोटी कितनी चाहिए? 4/2 इंटू 15। ठीक है, तो आपको 30 रोटी चाहिए। कितनी रोटी चाहिए? 15 कटोरी सब्जी के साथ आपको 30 चपाती चाहिए। तो आपकी यहाँ पे कितनी रोटी बची रहेगी? है कितनी आपके पास? 40। चाहिए कितनी? 30। तो 10 रोटियां हमारी बची रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसके क्वेश्चंस करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चन करेंगे। अब एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा लिमिटिंग रिएजेंट का। हमें क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक, एंड 50 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3। हमें अमोनिया बनाना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है। 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 50 ग्राम हमें क्या दिया हुआ है? अमोनिया दिया हुआ है, ओ सॉरी नाइट्रोजन दिया हुआ है। 10 ग्राम हाइड्रोजन और 50 ग्राम नाइट्रोजन, और हमें क्या फॉर्म करना है? अमोनिया बनाना है उससे। तो लिमिटिंग रीजन निकालो। अब इसमें क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, पहले तो आपको बैलेंस रिएक्शन पता होनी चाहिए। बैलेंस रिएक्शन लिख लो। क्या? N2 plus H2 gives you NH3। ठीक, N2 plus H2 gives you NH3। ये हमने बैलेंस रिएक्शन लिख ली। ठीक है, वेट, इट इज नॉट वेरी क्लियर। क्या बेटा, मैं थोड़ा बड़ा बना लिखूंगा। क्या? N2 plus H2 gives you NH3। अब इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। इसको क्या करना है? बैलेंस। यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस किया, 2 लगाया, यहाँ पे क्या लग गया? 3 लग गया। ठीक, ओके, ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। अब क्या है कि कितना कितना चाहिए? देखो नाइट्रोजन में कितना होता है? 14 2 जा 28 ग्राम। बैलेंस इक्वेशन में देखो नाइट्रोजन 28 ग्राम
हाइड्रोजन कितना 6 ग्राम। तो आपका अमोनिया कितना बना 34 ग्राम। ठीक, तो अब ये बैलेंस रिएक्शन देख ली, उसका मास लिख लिया। तो हमें क्या समझ में आया, 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 6 ग्राम हमें हाइड्रोजन चाहिए। ठीक, अब ले लो क्या, मान लो हाइड्रोजन से ले लेते हैं ना, 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितना नाइट्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन। 6 ग्राम हाइड्रोजन को कितना नाइट्रोजन चाहिए 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन है कितना 10 ग्राम, तो इसका मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना नाइट्रोजन चाहिए 28/6 इंटू 10 ग्राम हमें नाइट्रोजन चाहिए। 28/6 इंटू 10 कितना ग्राम हमें नाइट्रोजन चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आया 6 4 जा 24, 4 बचा 6 6 जा 36, 6 6 जा 33, तो 44.67 मान लो, तो कितना हो गया 46.7 ग्राम हमें नाइट्रोजन चाहिए। ठीक, और है कितनी हमारे पास 50 ग्राम, हमें चाहिए कितनी 46.7, तो इसका मतलब नाइट्रोजन कम नहीं है। अब नाइट्रोजन कम नहीं है तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हाइड्रोजन गैस हो गई। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या था, सेकंड पार्ट क्या था कि कितना नाइट्रोजन अनयूज्ड रह जाएगा, कितना नाइट्रोजन अनयूज्ड रह जाएगा। तो हमें पता है कितना 50 चाहिए कितना 46.7, तो क्या कर दोगे 50 में से 46.7 क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो क्या आया 3। ठीक है, और आपका यहाँ पे 9 में से 6 गया, तो क्या 3.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन क्या रह जाएगी अनयूज्ड रह जाएगी, या फिर अनरिएक्टेड रह जाएगी, अनरिएक्टेड रह जाएगी। ये भी हमें पता चल गया। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट कितना बना आपका, किसको लेके चलेंगे अब हम हाइड्रोजन को लेके चलेंगे, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट कौन है हाइड्रोजन। तो आपका 6 ग्राम से कितना बन रहा था 6 ग्राम हाइड्रोजन आपको कितना दे रहा था 34 ग्राम अमोनिया दे रहा था। है कितना हमारे पास 10 ग्राम, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोजन है ना, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन आपको कितना अमोनिया देगा 10 ग्राम हाइड्रोजन हमें कितना अमोनिया देगा 34/6 इंटू 10 कितना अमोनिया हमें मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे।